हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएसपी ट्यूटोरियल्स। सो एनएसपी ट्यूटोरियल को फॉलो करो एंड यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिख रखा, फोकस। तो फोकस होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अपने पढ़ाई के प्रति आपको फोकस होना बहुत ज़रूरी है। और आज है 31 दिसंबर 2024 में। मेक श्योर आपने जो भी गलतियाँ करी हैं 2025 में रिपीट मत करना मेरे दोस्त। अगर आप रिपीट करोगे अपने जो भी गोल बना रखा है उस गोल से आप पीछे हो जाएंगे। सो करते हैं आज इस लेक्चर में डिस्कशन अपन न्यू चैप्टर ग्रेविटेशन का। तो मैं निशांत आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर सीरीज में न्यू चैप्टर ग्रेविटेशन का डिस्कशन लेकर आया हूं। आज अपन पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन का। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, तो ग्रेविटेशन की सारे के सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी अपन ने पढ़ लिया है, और पढ़ लिया है तो सारे बच्चे क्वेश्चन करेंगे। एंड मेक श्योर मैं बार बार ये चीज़ आप सभी को कहता हूँ, और आपको ये चीज़ याद भी रखना है कि जब भी आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने आए अच्छे से एक बार अपना नोट्स रिवाइज करें, देन आप इस क्वेश्चन पे आए सॉल्व करने के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, अ प्लैनेट मूविंग अराउंड सन स्वीप्स एरिया A1 इन 2 days, area A2 in 3 days and area A3 in 6 days, then the relation between A1 A2 and A3। देखो यार, इतना एरिया जो है ना 2 दिन में है, A2 एरिया 3 दिन में, A3 एरिया 6 डेज में है। तो आपको बताना है ना सॉरी, देखो क्या हमने कैप्लर्स लॉ में चीज़ पढ़ा है? हाँ जी साहब, कैप्लर्स लॉ में क्या पढ़ा है? क्या एरियल वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है? सबको ये सब चीज़ याद है ना? देखो क्या होता था, सेम इंटरवल मतलब सेम एरिया dA बाई dt इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोलते थे ना। और क्या यही dA बाई dt आपका एक L/2m भी देता था? चलो इधर अपन नहीं भी जाएंगे, बट मैं बात कर रहा हूँ तो इसकी भी बात अपन कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। बट dA बाई dt का मतलब क्या है कि सेम टाइम में सेम एरिया। डन, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो, बोला है कि A1 एरिया कर रहा है 2 days, A2 एरिया कर रहा है 3 days, A3 एरिया कर रहा है 6 days। तो पहले तो ये बताओ ना कि सेम डेज मतलब सेम डेज या सेम टाइम में ये लोग कितना कितना एरिया कवर किए हैं। टाइम को ही तो सेम करना होता है। चलो, टाइम को सेम करने के लिए मैं एक काम करूं कि सर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, ये तो 1 था 1 है ही। मतलब अब देखो 3 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है कि सर 3A1 इक्वल टू 6 डेज, मतलब 6 डेज में 3A1 होगा, एरिया कंप्लीट होगा। आपको dA बाई dt जो कि कैप्लर्स लॉ ने जो बताया था, स्विफ्ट जहाँ भी आप करते हो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता था, उसमें क्या करते हो, सेम टाइम में सेम एरिया, सेम टाइम में जितना भी एरिया आपका कर रहा है, ठीक है ना, टाइम सेम होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो टाइम को हमने कर दिया सेम। तो सेकेंड वाले के लिए भी देखोगे तो क्या आपको दिख रहा है सर 2A2 एरिया जो होगा वो 6 डेज में होगा। एंड A3 वालों के लिए भी आप क्या देखोगे सर, 6 डेज में कितना एरिया हुआ है, A3 हुआ है। तो यहाँ से देख लो, आंसर देख लो, रेशियो ही तो पूछा है। तो 3A1 इक्वल टू 2A2 इक्वल टू A3। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। एरियल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगा है इसमें, ठीक है ना, अच्छे से इसको करते हुए जाना है। डन। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, देखो एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 को आप अगर ध्यान से देखेंगे ना तो बोलता है अकॉर्डिंग टू द केपलर द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट टी क्या है, टाइम पीरियड है, एंड इट्स मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन। क्या ऑलरेडी एक केपलर थर्ड लॉ है? क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप ध्यान से देखोगे ना आपको कुछ तो लगेगा साहब कि केपलर भाई साहब ने, सॉरी भाई साहब नहीं कह सकते, वो तो निकल चुके हैं ना, भाई साहब मतलब बहुत टाइम पहले ही हो दुनिया छोड़ के अलविदा हो चुके हैं। तो केपलर सर बोलो, ठीक है ना, क्या केपलर सर ने आपको 3 लॉज दिए थे? मेरे प्यारे बच्चों, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको तीनों लॉज याद होंगे। और ये जो क्वेश्चन पूछ दिया है क्या केपलर थर्ड लॉ पे पूछा है? केपलर थर्ड लॉ क्या कहता था, सुनो।
क्या केपलर थर्ड लॉ यही बोलता है? सर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। मतलब अगर मान लो कि अर्थ ए है तुम्हारा सन और यहाँ पे है अर्थ प्लेनेट, यहाँ से यहाँ आर डिस्टेंस है, तो जो टाइम पीरियड होता है क्या अगर एज ए सर्कुलर है तो उसमें क्या आर क्यूब के। मान लो सर कि इलेप्टिकल है, ठीक है ना, क्या है इलेप्टिकल है, ए डिस्टेंस तुम्हारा ए है और ए डिस्टेंस तुम्हारा बी है, ए इज द सेमी मेजर एंड बी इज द सेमी माइनर। क्या इस केस में अगर मान लो अर्थ यहाँ पे है तो आप बोल देंगे सर टाइम पीरियड क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। बस हमें इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ से क्या मैं डायरेक्टली बोल दूंगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर आर दिया है तो हम मान के चलेंगे कि वो एज अ सर्कल मान रहा है, ठीक है ना। सो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो यहाँ से टी स्क्वायर आर क्यूब को नीचे लेकर आओ, क्या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अच्छा यहाँ से एक चीज़ पहले देख लो, क्या सर मैं इसको ऐसे कांस्टेंट टाइम्स ऑफ आर क्यू लिख सकता हूँ, प्रोपोर्शनलिटी हट गया तो सी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यू इक्वल टू कांस्टेंट हो गया ना, जिसको सी बोल रहे हो, ठीक है। यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे तो टी स्क्वायर आर की पावर -3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मैच कर लो कौन सा है, ठीक है। तो 2 का आंसर हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहता है, केपलर सेकेंड लॉ, जिसको लॉ ऑफ एरिया ये स्विप्स वाला है ना, ये वाला, इज नथिंग बट ए स्टेटमेंट ऑफ। अभी आपको पहले ही क्वेश्चन में मैंने बताया कि क्या सेकेंड लॉ में क्या बोलता है, एरिया लॉ ऑफ स्विप्स, एरिया स्विप्स है ना। तो अभी आपने वहाँ पे देखा सर dA/dt इक्वल टू क्या होता है, L/2m। पहले ही क्वेश्चन में आपको ये चीज़ बता दिया है। L/2m क्या इतनी वैल्यू कांस्टेंट, हाँ, क्योंकि एरियल वेलोसिटी क्या होनी है, कांस्टेंट ही होनी है। L को क्या बोलते हैं, देखो इस L को नहीं भूलना है, यही L आपका एंगुलर मोमेंटम है। अगर ये एंगुलर मोमेंटम है तो आप इस क्वेश्चन में डायरेक्टली कह सकते हैं सर इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्यों, क्योंकि इस पूरे केस में एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। देखो ना यार, L इक्वल टू 2m इंटू कॉन्स्टेंट, तो L इक्वल टू तुम पूरा कांस्टेंट बोल दोगे तो कोई दिक्कत है क्या। जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। बस इतनी बात तो हम करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ तो है भी नहीं ना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, 2 planets एट मीन डिस्टेंस d1 एंड d2 फ्रॉम द सन एंड देयर फ्रीक्वेंसीज आर n1 n2 रिस्पेक्टिवली देन। ओके, देखो यार, ये क्वेश्चन नंबर 2 जैसा था ना वही है, बस वहाँ पे टाइम पीरियड के टर्म में फॉर्मूला पूछा था, यहाँ पे तुम्हारे लाइक फ्रीक्वेंसी के टर्म में पूछ दिया है। क्या मैं केपलर के सेकेंड लॉ और क्वेश्चन नंबर 2 से क्या मैं जानता हूँ आर क्यू, ठीक है सर। यहाँ पे आर क्या होता है, आर रेडियस होता है ना। अच्छा सर, यहाँ पे डायमीटर का टर्म में दे रखा है, तो क्या मैं आर की वैल्यू d/2 लिख सकता हूँ, जहाँ पे d क्या है, डाया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो केपलर के थर्ड लॉ को मैं अभी इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ सर, एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, अच्छी बात है। तो टी स्क्वायर आर क्यूब के जगह पे d/2 का होल क्यूब लिख दूँ, इक्वल टू कांस्टेंट को कैपिटल C से दिखाता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखो, टी स्क्वायर अपॉन डी क्यूब अपॉन 8 है, अरे जो कुछ भी हो उसको C कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, चला जाएगा ना, डन, हटाओ। अच्छा, अब यहाँ से देखो कि T, एक चीज़ पहले से शायद हमें बच्चे जितने भी आप सब जान चुके हैं ना कि सर फ्रीक्वेंसी जो होता है जिसको स्मॉल n से दिखाओ या f से दिखाओ, ये क्या होता है, 1 टाइम पीरियड। कोई दिक्कत नहीं ना। तो सर यहीं से टाइम पीरियड इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी भी तो हम बोल सकते हैं। हाँ भाई साहब, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो टाइम पीरियड को क्या फ्रीक्वेंसी के टर्म में 1 क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में n के टर्म में दे रखा है तो मैं भी n के टर्म में लिखूंगा, ठीक है ना, 1/n², ठीक है, अपॉन डी क्यूब इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब इसको मैं इसको मैं C से दिखाऊं। अच्छा ध्यान से देखोगे तो 1/n² डी क्यूब इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख दूं, ये चीज़ तो हम लिख सकते हैं। मतलब फ्रीक्वेंसी एंड डायमीटर के टर्म में आपने क्या कर दिया है, इस वाले को ऐसे लिख सकते हैं। डन ना, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला है कि 2 प्लेनेट है, जब 2 प्लेनेट है तो दोनों में बात करो।
क्या इसी वाले इक्वेशन को आप इस तरीके देखो, क्या मैं इसको एन स्क्वायर डी क्यूब इक्वल टू 1/c लिख दूँ? यार ये 1/c भी तो कांस्टेंट ही होगा ना रे, कुछ ना कुछ। तो मैं यहाँ से ईजिली आई कैन ईजिली राइट वॉट एन स्क्वायर डी क्यूब इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अरे कोई ना कोई तो कांस्टेंट ही होगा ना। अच्छा, 2 प्लेनेट है ना, तो यहाँ से ईजिली लिख सकता हूँ d1 क्यूब इक्वल टू n2 स्क्वायर d2। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? पक्का? चलो देखो यार, वीडियो तो तुम लोग सभी देखते हो, व्यूज़ तो बहुत रहते हैं, लाइक बहुत बच्चे देखते हैं, लेकिन उस व्यूज़ के कंपैरिजन में भाई साहब ना तुम लाइक करते हो और कमेंट तो तुम करते ही नहीं कि तुमको अच्छा लगता भी है कि नहीं लगता है। जो भी तुमको दिक्कत परेशानी है वो भी तुम नहीं लिखते हो यार। कुछ होगा तो उसको मैं रिमूव करने की कोशिश करूँगा। नए साल में जितनी भी गलतियाँ शायद मैं वीडियो बनाने में करता हूँगा तो बता दोगे तो उस चीज़ को मैं सुधार लूँगा, ठीक है ना? ओके, कि 2025 में ऐसी कुछ भी कमियां मेरे साइड से एटलीस्ट ना रह जाए। डन? चलिए, आई होप कि आप सभी लाइक कमेंट तो करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो। यार देखो, बहुत सारे बच्चे क्या है ना कि लाइक उनका कहीं भी डिस्कशन अगर नहीं हो रहा है या किसी भी तरीके का उनका क्लियर नहीं हो पा रहा, तो आप उनको शेयर करोगे तो थोड़ा बहुत अपना देख लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है? चलिए, नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 5। क्वेश्चन नंबर 5 को क्या कहता? इफ द अर्थ इज एट 1/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, द ड्यूरेशन ऑफ द ईयर विल बी, क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, यही वाला जो अभी लगा है वही तो करना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 4 का ही क्या जानते हो? सर टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और क्या देखो तो ये अगर सन है, ये बीच में क्या है, सेंटर पे सन है, यहाँ पे क्या है, अर्थ है, ये डिस्टेंस कितना है, आर है, तभी ना टाइम पीरियड की वैल्यू आप इस तरीके से लिखते हैं। तो अर्थ को सन के चारों बगल चक्कर काटते हैं तो क्या 365 दिन में, तो क्या उसी को तो 1 ईयर बोलते हो ना। अब वही पूछ रहा है कि सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस को अगर मैं कम कर दूं, कितना कर दूं, 1/4 ही रहने दूं, तो बताओ ईयर में क्या डिफरेंस आएगा? और दिखाते हैं क्या होगा। चलो, अभी अभी आपने यहाँ से सीख रखा है कि सर मैं बोल सकता हूँ T²/R³ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कोई दिक्कत नहीं? हाँ जी भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। तो सुनो, पहले इनिशियल केस क्या है? इनिशियल केस जब आर डिस्टेंस है तब, ठीक है ना? मैं लिख देता हूँ, इनिशियल केस क्या है? जब डिस्टेंस आर है तो टाइम पीरियड कितना होता है अर्थ को रोटेट करने में? 1 ईयर लगता है। अब आपसे पूछा है, फाइनली आपसे क्या पूछा है कि आर की वैल्यू कितनी है? अर्थ इज एट 1/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट डिस्टेंस, मतलब R/4। किसी को दिक्कत तो नहीं ना इसमें? ठीक है। अब फाइनल कितना है? R/4। तब टाइम पीरियड जो होगा, चलो मैं इसको T1 नाम देता हूँ और T2 इक्वल टू कितना, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, हम इसको अप्लाई करेंगे। लो करते हैं, चलो 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, यहाँ से मैं ऐसे बोलूँ कि T1 स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम में कंपैरिजन करना है ना, अपॉन R1³ देखो 1 वाला जो भी है इनिशियल है, 2 वाला जो भी मैं लिखूंगा वो फाइनल होगा, ठीक है ना? चलो, क्या T2²/R2³ बिल्कुल लिख सकते हैं ना? अच्छा, R2 की वैल्यू कितनी है? R2 इक्वल टू R1/4। सर R1 कितना है? सर R1 इनिशियल का केस है, इनिशियल मतलब सर इसको R1 मान लो, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। चलो, यहाँ से अब क्या करेंगे हम, T1² देखो ध्यान से, T2² इक्वल टू R1³ कोई दिक्कत नहीं ना? R1³ तो एज इट इज रहने दो, R2 की वैल्यू कितनी है? R1/4 का होल क्यूब। सो R1³ ऊपर रह जाएगा, नीचे R1³ और 4 का क्यूब होता है 64, ठीक है ना? ध्यान से देखोगे तो R1³ इंटू 64 अपॉन R1³, ये कट गया। यहाँ से देखो T1² इक्वल टू 64। क्या मैं इसको अच्छे से T1/T2 का होल स्क्वायर लिख दूँ इक्वल टू 64? क्या यहाँ से T1/T2 इक्वल टू 8 लिख दूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं यार, इसमें कोई दिक्कत परेशानी थोड़ी ना है। चलो, अब आपको T2 ही तो निकालना था। T2 इक्वल टू कितना?
T1/8। इससे समझ क्या आया, T1 क्या था, T1 की टाइम कितनी दे रखी है 1 ईयर, तो T2 कितना हो जाएगा 1 ईयर का 8 टाइम्स। सोच रहे हो, सोचो यार, 1/4 डिस्टेंस कर दिया है, तो 365 तो पहले होता था, उसका 8 करोगे, 8 4 जा 32 और 4 5 8 5 जा मतलब 40, अरे यार 45 डेज का ही अप्रोक्स बता रहा हूँ, अप्रोक्स 45 डेज का ही 1 साल हो जाएगा। देखो कितने मजे वाली ज़िंदगी हो गई ना तुम्हारी, बढ़िया। अब तुम लोग से क्वेश्चन है, इसका कमेंट करना मेरे को क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है कि जब अभी डिस्टेंस इसमें कितना था 1/4 किया है, मैं तुमको कह रहा हूँ कि सन और अर्थ, ये सन है और ये अर्थ है, इसके बीच का डिस्टेंस अगर इनिशियल जो अभी डिस्टेंस है ना, इसका 1/2 हो जाए, मतलब हाफ डिस्टेंस हो जाए, तो मुझे बताना कि टाइम पीरियड कितना होगा, साल फिर कितने दिन का बनेगा, ठीक है ना, ईयर कितने दिन का बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन में सभी सभी करो, ठीक है, ओके। तो CDQ ये हो गया कंप्लीट। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द CDQ 7.2 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ G वेरीज विथ, भाई साहब ऐसे क्वेश्चन में कभी जिंदगी मत फंसना, अगर तुम ऐसे क्वेश्चन फंस गए ना तो फिर तो बहुत दिक्कत है, मतलब फिर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं सीख रहे हैं और थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ कैपिटल G बोला है, तो कैपिटल G यूनिवर्सल क्या है, यूनिवर्सल आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है ना, और एक कैपिटल G का यूनिट भी याद रखना, डायमेंशन भी याद रखना, सब याद रखना, ठीक है ना, ओके। कैपिटल G किसी से भी किसी भी वैल्यू पे वेरी नहीं करता है, एक कांस्टेंट चीज़ है ना, तो वेरी नहीं करता है। गलती से भी तुमसे गलती ना हो, स्मॉल g जो है ना, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वेरी करता है, सरफेस धरती के सरफेस से ऊपर जाओ या धरती के सरफेस से अंदर जाओ, बट एक कैपिटल G वेरी नहीं करता है। तो अपना आंसर 6 का क्या हो जाएगा, 6 का आंसर अपने पास यहाँ नॉन ऑफ दिस, डी का, डन, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक मिनट थोड़ा अच्छे से तुमको क्लियर विजिबल हो जाए, हाँ 7 क्या बोला, 2 स्फीयर ऑफ मासेस स्मॉल m एंड कैपिटल M आर सिचुएटेड इन एयर एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज F। मैं लिख देता हूँ पहले, ये छोटू वाला m है और एक कैपिटल M मास है, इसके बीच में कुछ डिस्टेंस रहा होगा जिसको मैं R दिखा देता हूँ, और इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है ना वो कितना है, F है। एक F कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल। कैपिटल M अगर स्मॉल m को करेगा तो इधर लगेगा, ध्यान से सुनते रहो, और स्मॉल m ने अगर कैपिटल M पे लगाया है तो डायरेक्शन इधर दिखाएंगे, ठीक है ना, डायरेक्शन को ध्यान से रख, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरीके का नेचर, किस नेचर का होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। अब बोला द स्पेस अराउंड द मासेज इज नाउ फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 3, द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी नाउ। अरे वाह, बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है। अब क्या बोला सो सुनो यार, क्या बोलता है, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा डिजाइन बनाने की कोशिश कर लो, ठीक है। छोटे वाले स्मॉल m को क्या कर दिया, इसके चारों बगल में मैंने इसको पानी में डाल दिया, तो बड़े वाले ने क्या बिगाड़ा, इसको भी डालो, इसमें से हट जाता है, ठीक है ना। तो समझ गए ना कैसे इसके मीडियम में रखा गया है, मतलब दोनों को वाटर में डाल दिया। अगर दोनों को वाटर में डाल दिया है तो मतलब क्या, सर इसको मीडियम में डाला है। अरे मेरे प्यारे भाई, आपको पता होना चाहिए कि ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड नहीं करता है, मीडियम पे डिपेंड, इट डजंट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। ये सबको याद होना चाहिए, और एक क्लास में लिखवाया भी है। तो आप यहाँ से बिल्कुल कह सकते हैं सर आप इसको पानी में डालो या इसको समुद्र में डालो या मिल्क में डालो या शरबत में डालो या कोल्ड ड्रिंक में डालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फोर्स पहले जितना था फोर्स अभी भी उतना ही लगेगा, ठीक है ना। ओके, सो 7 का आंसर कितना हो जाएगा, बी। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 8 में क्या बोलता है, मास कैपिटल M is divided into 2 parts, xm and 1 minus xm for a given separation, the value of x for which the gravitational attraction between the two pieces becomes maximum। Very good। एक बात समझो यार, पहले मैं तुमको एक छोटा सा
चीज़ समझा रहा हूँ, बेसिक सा कॉमन सेंस है। आओ, जैसे 10 रुपये है, तुमको 2 भाई है, ठीक है ना, एक छोटा सा भाई है और एक है, ठीक है ना। तुम्हें 10 रुपये बांटने हैं दोनों में, कैसे बांटोगे? सर इसको 1 रुपये दूंगा, इसको 9 दूंगा, सर इसको 2 दूंगा, इसको 8 दूंगा, इसको 3 दूंगा, इसको 7 दूंगा, इसको 4 दूंगा। ऐसे ही कर सकते हैं ना, सिंपल सी बात है ना, ऐसे ही करना है। तो वही तो बोला है कि एक को दिया है XM और दूसरे को दिया है 1 - XM। तुम खुद देखो, इसको 2 रुपये दोगे तो इसको 8 रुपये दिए, 8 को क्या तुम 10 - 2 लिख सकते हो ना, हो गया ना, एक कॉमन सेंस है यार, ठीक। चलो थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम बना लो। कोई M मास है जो डिवाइडेड है, एक है X कैपिटल M, दूसरा है 1 - X कैपिटल M, ठीक है, 2 मास है और इसके बीच में कुछ भी तुम ले लो, डिस्टेंस R डिस्टेंस ले लो, ठीक है ना। आपसे पूछा है X की कितनी वैल्यू रखूं कि फोर्स क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। कौन सा फोर्स? इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स। और इसे अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। छोटू वाला इसको नाम मैं 1 दे रहा हूँ, इसको नाम मैं 2 देता हूँ। 1 2 पे लगाएगा तो ये डायरेक्शन दिखाऊंगा, 2 1 पे लगाएगा तो ये डायरेक्शन दिखाऊंगा। डन, ओके। अच्छा, अब आप सॉल्यूशन करते हैं। दैट मीन्स सर अगर इस दोनों के बीच में अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स निकालूँ, जिसको मैं FG से दिखा रहा हूँ, कितना लिखूंगा? G M1 M2 बाई R², यही होगा ना। हमको क्या बोला है कि फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए। तो रुक जाओ पहले, X, एक मिनट पहले अच्छे से इसको फॉर्मूला लिख लूँ मैं। G M कितना है? X इंटू कैपिटल M, 1 - X इंटू कैपिटल M, डन, अपॉन R²। क्या एक बात बताओ मुझे, इस पूरे केस में वेरी क्या हो रहा है? अभी जो तुमको 10 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया तो उसमें वेरी क्या हो रहा था? रेशियो तो वेरी हो रहा है कि किस रेशियो में तुम दे रहे हो यार। दैट मीन्स अगर इस पूरे क्वेश्चन में देखो तो R क्या है? फिक्स है। कैपिटल G क्या है? फिक्स है, ठीक है ना। कैपिटल M क्या फिक्स है? ये X ही तो बार बार चेंज हो रहा है ना। ये बोला है कि किस वैल्यू पे, X की किस वैल्यू पे। अच्छा, फोर्स मैक्सिमम होने का कंडीशन क्या है? ये शायद सारे प्यारे बच्चे मेरे जानते होंगे कि सर फोर्स मैक्सिमम, आप कह रहे हो मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन कह सकते हैं कि सर इस फोर्स को क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो x के टर्म में और इसको इक्वल टू 0 कर दो। सर x में ही क्यों किया? क्योंकि फोर्स वेरी किसके डिपेंड कर रहा है? x पे ही कर रहा है। x जैसे जैसे वेरी हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें आपकी वेरी करती चली जाएंगी। तो जो वेरी करता है उसी के रिस्पेक्ट में तो आप डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है, तो करो डिफ्रेंशिएट, सिंपल सा है। मैं पहले बता दूं, g कांस्टेंट है, R² कांस्टेंट है, तो सारे के सारे कांस्टेंट चीज़ों को हम पहले ही बाहर फेंक देंगे, जिससे हमारा थोड़ा सा क्या हो जाए, थोड़ा सा हमारा सॉल्यूशन मतलब जल्दी जल्दी सही आ जाए। डन, चलो। और कैपिटल M भी तो है ही, हटाओ उसको। तो मेरे को DFG/dx करना चाहिए। तो लो करना स्टार्ट करें। पहले DFG लिख दो dx के टर्म में। FG कितना? G और R² को मैं पहले हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो, तो मैं इसको x m² माइनस x² m², ये लिखूँ। देख लो सारे बच्चों, उसको ब्रैकेट के अंदर ले जाके मैं नो कर दिया है, ठीक है ना। इधर m आ जाएगा तो xm², यहाँ mx आ जाएगा तो आपके पास x² m²। डन, इसी का तो डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करना है, बहुत आसान है। चलो क्या करूँ मैं? पहले x कैपिटल M का होल स्क्वायर बाई dx माइनस d ऑफ x² m² अपॉन dx इक्वल टू वैल्यू 0। सुनो, x के रिस्पेक्ट में करना है तो कैपिटल M² कांस्टेंट हो जाएगा, dx/dx कितना होता है? 1 माइनस m² अगेन कांस्टेंट है, बाहर निकालो, x² का x के रिस्पेक्ट में 2x इक्वल टू 0, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। सो m² इक्वल टू m² 2x, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो, होना भी नहीं चाहिए, छोटा छोटा कैलकुलेशन है। m² कट हो गया, 2x की वैल्यू 1, हाँ जी, x की वैल्यू हाफ रखोगे ना, तब जाके आपका ये फोर्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम होगा। सर फोर्स मैक्सिमम के लिए एक कंडीशन होता ही होता है। डन, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो x की वैल्यू कितनी? आपसे x की वैल्यू ही तो शायद पूछा गया है कि m को किस पार्ट में डिवाइड करे, तो देख लो 8 का आंसर कितना हो गया? 1/2। आंसर इज द 1/2। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। 9 में क्या कह रहा है?
एक मिनट, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर्स ऑफ मून एंड अर्थ इज कैपिटल डी and mass of earth is 81 times the mass of the moon. At what distance from the center of the earth the gravitational force will be 0? ठीक है ना, आओ करते हैं। पहले देखो यार, ये बनाओ तुम अर्थ और यहाँ बनाओ तुम मून। मून तो छोटा ही होता है ना, इसलिए छोटा बना देगा, कोई दिक्कत नहीं ना। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्चुअल में सेंटर टू सेंटर दे रखा है ना, हाँ, तो मैं भी सेंटर टू सेंटर दिखाऊंगा। ये सेंटर है और इसका ये सेंटर है, तो ये डिस्टेंस कितना है आपके पास, ध्यान से देखो, कैपिटल डी दे रखा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और मास के लिए अगर बोलोगे तो अगर ये मास अर्थ का इतना है तो मास मून का कितना, रुक जाओ, मून का मास आपको कुछ दे रखा है ना कि द मास ऑफ द अर्थ। अच्छा, अगर मून का मास m ले रहे हो तो इसका कितना हो जाएगा, 81 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इतना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको क्या इस क्वेश्चन में बोला है कि साहब मेरे को ये बताओ कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, इस सेंटर से, अर्थ के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, ठीक है ना, कितने डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब सर मैं मान लूँ कि x डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होगा। सर यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ मान लो ना कोई भी मास इस पॉइंट पे, एक कोई भी छोटू वाला मास, मान लो कोई a है, ठीक है ना, तो इस पर क्या करेगा, अर्थ भी a को अपनी तरफ खींचेगा, मून भी a को अपनी तरफ खींचेगा, पक्का ना। तो ठीक है, तो a पॉइंट पर क्या लगा दोगे, फोर्स लगेगा ना, ठीक है। चलो, तो मैं ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन ए मास, अरे ए पे कोई मास मान लो ना, मैं ए, देखो यार, एक्स डिस्टेंस पे कोई मास होगा जिसका नाम ए दे देता हूँ। मान लो मैं ही बैठा हूँ तो मेरे पे अगर फोर्स लगना है वो 0 होना चाहिए ना, दोनों के कारण, वही तो जितना अर्थ लगाएगा क्या उतना ही मून को लगाना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखो, एक बार बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि सर अर्थ ए को अपनी तरफ खींचेगा, सर बी को, एक मिनट, एक कहाँ चला गया, एक मिनट, हाँ, अर्थ ए को सर अपनी तरफ खींचेगा, सर मून भी ए को अपनी तरफ खींचेगा। तो भाई साहब ए को क्या फील होगा, अगर दोनों की वैल्यू, दोनों फोर्स की वैल्यू, मून के कारण जो भी फोर्स लग रहा है और अर्थ के कारण जो भी फोर्स लग रहा है, अगर दोनों फोर्स की वैल्यू सेम है तो ए पॉइंट पे क्या हो जाएगा, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाएगा, पक्का ना। तो दोनों के कारण मैं अर्थ के कारण ए पे निकालूंगा, मून के कारण भी ए पे निकालूंगा, और निकालने के बाद क्या करेंगे अपन, उस दोनों को, क्योंकि 0 होना है ना तो दोनों को इक्वल टू करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन ए मास कितना हो जाएगा, जी मास ऑफ अर्थ इनटू ए का जो मास है उसको मैं ए से ही दिखा रहा हूँ, अपॉन एक्स स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत क्या। अच्छा, अगर सेंटर से, सेंटर ऑफ अर्थ से ये डिस्टेंस एक्स लिया है तो मून के सेंटर से कितना डिस्टेंस हो जाएगा ये, क्या मैं डी माइनस एक्स बोल दूँ, ठीक है। तो एफ जी ड्यू टू मून ऑन ए मास, ठीक है ना, ओके। कितना आ जाएगा, जी मास ऑफ मून इंटू ए का मास यही रहने दो, अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ए लग रहा है इस साइड में और ए वाला लग रहा है इस साइड में, क्या दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो अगर 0 करना है तो दोनों को बराबर होना पड़ेगा, ये चीज़ तुम समझ लो, ठीक है ना। सो बोथ फोर्सेस शुड बी सेम, मैग्नीट्यूड वाइज तो उसको सेम ही होना पड़ेगा, तो सेम करो, जी ऑफ, एक मिनट, मास ऑफ अर्थ इंटू ए अपॉन एक्स स्क्वायर, जी ऑफ मास ऑफ मून इंटू ए अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, डन। ए से ए कटेगा, जी कटेगा, एक्स, अभी देखो मास ऑफ अर्थ कितना है, 81 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मून अपॉन एक्स स्क्वायर, मास ऑफ मून, ठीक है ना, डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, डन। मास मून कट हो गया, यहाँ से देखोगे तो डी माइनस एक्स अपॉन इसका स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या 1/81, डी माइनस एक्स अपॉन एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर
1/81, ठीक है ना। d माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1/√81, क्या इसी की वैल्यू 1/9 होती है ना। ठीक है, ध्यान से देखो, d माइनस एक्स इक्वल टू x/9, ध्यान से देखो 9d माइनस 9x इक्वल टू x, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या देखोगे सर, 9d की वैल्यू 10x हो गई। आपसे शायद x ही तो पूछा गया था, तो 9d/10 इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट और ये चीज़ें आपको समझ भी आ गई होगी। डन। तो x की वैल्यू 90/10, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके मेरे प्यारे दोस्त, बढ़िया से समझ आ रहा है ना। समझ आ रहा है, जल्दी से लाइक करो, जल्दी लाइक करो तो, और कमेंट करो। अच्छा है तो अच्छा, खराब है तो खराब, जो करना है करो, ठीक है ना। बट इतना ज़रूर बताओ कि लग कैसा रहा है और मुझे इम्प्रूवमेंट क्या क्या करनी चाहिए, इतना तो कर ही सकते हो। और एक चीज़, एक बड़े टाइम से मेरे मन में चल भी रहा था, आप जितने बच्चे हैं ना, एक तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ कोचिंग के, वो सारे बच्चे आप क्या करते हो, ये वीडियो देखते ही देखते हो, ठीक है ना। बट बहुत बच्चे जो बाहर के बच्चे हैं वो भी हैं, वो भी देखते हैं। तो जो भी बच्चे बाहर के हो, लाइक कि मैं अभी तो वाई में हूँ, ठीक है ना, वाई के बाहर के जितने ही बच्चे हैं, जो भी जहाँ से वीडियो देखते हो, जो इस इंस्टीट्यूट से आप नहीं हैं, तो आप जितने बच्चे बाहर के वाले बच्चे आप देखते हैं, तो ज़रा मैसेज करना कि आप लोग कहाँ से देखते हो, ज़रा मुझे भी तो पता चले कि जो प्यारे प्यारे बच्चे हमारी वीडियो को देखते हैं वो किस किस जगह, किस किस लोकेशन से आते हैं, ठीक है ना। चलिए, एक करना ज़रा, पता तो चले मुझे भी। चलो ठीक है ना। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 10 में क्या बोलता है, 2 stars of mass m1 and m2 are parts of a binary system। अरे अरे अरे, बाइनरी सिस्टम पता है क्या तुम लोग को? चलो आज बताता भी हूँ। The radii of their orbits are r1 and r2 respectively, measured from the center of mass of the system, the magnitude of gravitational force m1 exerts on m2। ठीक है ना। आओ, तो पहले तुम समझो बाइनरी सिस्टम क्या होता है। एक मिनट रुक जाओ, पहले एक डायग्राम पहले अच्छे से बना लूँ। लो, बाइनरी सिस्टम का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब होता है, लो ये अगर इसका सेंटर ऑफ मास है, तो बाइनरी सिस्टम में जो दो मास, देखो बाइनरी मतलब दो, तो दो मास के मिलने से जो सिस्टम बनेगा वो बाइनरी सिस्टम। और बाइनरी सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट बात होता है कि दोनों के दोनों मास डायमीटर पे जस्ट अपोजिट होने चाहिए। ए नहीं साहब, अगर ए पॉइंट ए है तो बी इसको होना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बी को पकड़ के तुम यहाँ पे कर दो, ये गलत है, ठीक है ना। तो बाइनरी का मतलब क्या होता है कि एक मिनट, बाइनरी का मतलब क्या है कि दोनों के दोनों मास क्या होंगे, डायमीट्रिकली अपोजिट होंगे, ठीक है ना। चलिए, ये डिस्टेंस कितना दे रखा है r1, और सेंटर ऑफ मास से बी का डिस्टेंस कितना दे रखा है r2, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, गुड। अब आपसे पूछा है, इसको दे दो, रुको, ए पे बोल दो m1 मास, ठीक है ना, बी पे बोल दो m2 मास, डन। अब आपको बोला m1 m2 पे कितना लगाएगा, ये क्या है सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना, m1 m2 पे, तो बहुत आसान हो गया ना यार। अब तुम खुद ही देखो, ए है m1, ए है m2, इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया r1 प्लस r2, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बोलोगे, g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये r क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन मासेस, तो g m1 m2, r की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे, r1 बाई r2। ये सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन से तुम्हें क्या सीखने को मिला, तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ क्वेश्चन सीखने को मिला होगा कि सर बाइनरी सिस्टम का मतलब क्या होता है। आई होप आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। जल्दी मैसेज करो, तो जल्दी से मैसेज करो कि कौन कौन बच्चे किस किस लोकेशन से कहाँ से सब वीडियो देख रहे हो, ठीक है ना। चलो, नाउ CDQ आपका 6.2 ही है ना, 7.2 है, 7.2 हो गया क्लियर, डन। चलो अब अपन मूव करते हैं 7.3 के लिए। सो दिस इज 7.3। 7.3 बोले तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है, ध्यान से देखिए, द वेट ऑफ अ बॉडी एट द सेंटर ऑफ, अरे यार ये तो मैंने तुमको याद भी करने के लिए बोला है ना। मान लो ये क्या है, अर्थ है, अर्थ है तो अर्थ का ये क्या हो जाएगा सरफेस, और ये क्या सेंटर।
और क्योंकि बोला सेंटर पे कितना वेट होगा तो सर W इक्वल टू mg होता है। भाई मास कभी भी वेरी नहीं करता है, वेरी कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ ये g करता है वेरी। डन। तो ये चीज़ आपको पूरा ड्राइव करके भी सिखाया गया है कि धरती के सरफेस पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना d, और सरफेस से ऊपर एल्टीट्यूड पे जैसे जैसे h हाइट पे g, जैसे जैसे h हाइट ऊपर जाओगे g वेरी करता है। और सर जैसे जैसे अंदर भी धरती के अंदर कोर में घुस जाओ, डेप्थ में घुसोगे, अंदर घुसोगे, तो वहाँ पे भी जैसे जैसे अंदर घुसोगे वैसे वैसे g क्या होता है? वेरी करता है। तो सर जी वेरी करने का मतलब है या तो ऊपर जाओ या तो नीचे आओ, जी हमेशा डिक्रीज ही होता है। और इवन कि हमने सेंटर पे देखा भी है कि सेंटर पे जी की वैल्यू कितनी? 0। किसी को दिक्कत? सर सेंटर पे स्मॉल जी की वैल्यू 0 होती है, दैट्स वाई आई कैन इजली से व्हाट? द वेट ऑफ एनी मास इज द 0 बिकॉज m इंटू 0 इक्वल टू 0। ठीक है ना? चलो जल्दी से बच्चे, जल्दी से लाइक करो, ठीक है। एंड द क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब 12th में सिर्फ और सिर्फ अभी जितनी बातें तुमको मैंने 11th वाले क्वेश्चन में बोल दी वही 12th में फिर से रिपीट करूंगा। सिर्फ जी के बारे में तुमको कमेंट करना है। जी में क्या बोला है कि सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे कैसे वेरी करता है। अभी अभी देखो 11th वाले समझाया ना, सरफेस पे अगर जी है तो सरफेस ऊपर जैसे जैसे जाओगे, सर सरफेस के ऊपर एच ऊपर जाने का मतलब क्या होता है? एल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको? एल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है ना? पक्का? तो सर डिक्रीज विद एल्टीट्यूड। वेरी गुड वेरी गुड। मतलब जैसे जैसे ऊपर जाओगे एल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जी क्या होगा? डिक्रीज होगा। और इनफैक्ट डेप्थ में जैसे जैसे अंदर आओगे तो भी जी डिक्रीज होता है। तो ऑप्शन नंबर 12 का बी इज द करेक्ट। ठीक है ना? आई होप कि आप सारे बच्चे, जैसे मैं एक बात जैसे दिखाऊं, एक डेरिवेशन छोटा सा एक फार्मूला कि ये तुम्हारा क्या था? ये अर्थ है। अर्थ है तो सारे बच्चे जानते हैं ना सर इसके सरफेस पे जी होता है। तो मान लो h डिस्टेंस पे जाके इस पॉइंट पे जी कितना होगा, तो जी यहाँ पे जी डैश बोल दूँ। एक फार्मूला है ना, जी डैश इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। क्या सारे बच्चे, प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं हमारे, क्या इस सभी के सभी आपको ये फार्मूला याद था क्या? अगर याद नहीं भी था इसको याद रखो। ठीक है ना? पक्का ना? गुड। सर कैसे कम होता है देख लो ना, h बढ़ेगा, h बढ़ेगा तो नीचे का पूरा टर्म बढ़ेगा, और सर नीचे वाला टर्म बढ़ेगा तो ये पूरा ओवरऑल टर्म g अपॉन समथिंग घटेगा। डन? चलो बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 13, नाउ द क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है? द डेप्थ d एट विच द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1 अपॉन n टाइम्स। ठीक है ना? एक मिनट, ठीक। अच्छा, अगर ये आपसे बोला है द डेप्थ d एट विच द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1 बाई n टाइम्स द वैल्यू एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो आपसे बोला है कितने अंदर डेप्थ में जाऊं कि 1 बाई n टाइम्स हो जाए। अभी अभी वाली जो फार्मूला हमने लगाया है, मतलब इससे पहले जो सीखा है ना, वैसा ही कोई फार्मूला अपन फिर से यूज करेंगे। ठीक है ना? तो आपको तो मैंने ये अगर अर्थ है तो अर्थ में हम क्या कहते हैं कि सर इस सरफेस पे जी है तो h डिस्टेंस पे जो आएगा वो भी जी डैश, और h का मतलब क्या होता है? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? धरती के सरफेस से ऊपर कितना। डन? अब मैं कह रहा हूँ सर धरती के सरफेस के अंदर। ठीक है ना? धरती के सरफेस के अंदर। तो धरती के सरफेस के अगर अंदर आप आते हो तो इसको अपन डी से दिखाते हैं कि सर धरती के सरफेस से कितना अंदर, तो मैं कह दूंगा डी डिस्टेंस अंदर। कोई दिक्कत नहीं ना? तो इस पर मान लो सर यहाँ पे जी डैश मेरे को बताओ कितना, तो क्या जी डैश की फार्मूला हमने पहले ही डिराइव कर रखा है ना, जी 1 माइनस डी बाई आर। जी क्या होता है? ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस। 1 जानते हो। ये डी क्या है? ये डी डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस है। कहाँ से? फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस से, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। और ये आर क्या है? आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। डन? खत्म हो गया ना? आपको क्या बोला है? आपको सिर्फ इतना बोला है कि जी डैश की वैल्यू कितनी हो गई है?
जी बाई एन, तो करो सारी वैल्यू पुट करो, 1/n टाइम्स को जी बाई एन ही बोलेंगे ना, इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर, ए से कट गया, ध्यान से देखो 1/n इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर। यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे, एक मिनट, आपको डी की वैल्यू निकालनी है कि धरती के सरफेस से कितना अंदर, वही तो डी था ना, तो आपको यहाँ से क्या निकालना है, डी की वैल्यू ही निकालना है, ठीक है ना। तो देखो क्या मैं इसको अच्छे से देखोगे तो डी बाई आर, अब यहाँ के बाद पूरा बेसिक मैथमेटिक्स बोर्ड मास ही है, डी बाई आर इक्वल टू 1 माइनस 1/n लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना, तो n माइनस 1/n भी लिख सकता हूँ। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, r इंटू n माइनस 1/n। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो आंसर क्या हो जाएगा 13 का, आई थिंक बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 14। चलो 14 पे बढ़ने से पहले जल्दी से लाइक करो, तो तुम लोग लाइक नहीं करते, इतने कंजूस मत बनो। 2024 का आखिरी दिन चल रहा है भाई, सारी कंजूसी त्याग दो, सबको हटाओ अपने पास से। 2025 में एंटर करने वाले हैं, सभी के सभी एकदम दिल खोल के बढ़िया सा एक अच्छा सा लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। और जो बच्चे जहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करेंगे कि सर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है ना। एंड आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है ना। और आने वाला साल आपकी ज़िंदगी में बहुत ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, और खूब मेहनत करो मेरे दोस्त। अगर मेहनत करोगे तभी लाइफ अच्छी बन पाती है, बिना मेहनत के तो किसी को कुछ नहीं मिला है, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, जितनी भी गलतियाँ आपसे हुई हैं सारी गलतियों को साइड करना है, ठीक है। और उन गलतियों से सीख के अपने को 2025 में वो सारी गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है ना। गुड, नई गलती करो, पुरानी गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, द हाइट एट विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स g/9, ओके, इन टर्म्स ऑफ आर द रेडियस, अरे रेडियस ठीक है ना, आर आपके पास तो दे ही रखा है, जी आपको बोल ही दिया है, सरफेस ऑफ अर्थ इतना है, सो इन टर्म्स ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज, ठीक है ना। तो चलो सेम है क्वेश्चन, उसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है भी नहीं, ठीक है ना। आइए, क्या ऑलरेडी ये धरती के सरफेस ऊपर है, अभी आपको पहले मैंने एक फार्मूला दिखाया था ना, क्या था, 1 + h बाई रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पे, गुड। ध्यान से देखोगे तो जी डैश, अच्छा एक बात बताओ मुझे पहले, ये जी डैश क्या है, ये अर्थ है, ठीक है ना, ये तुम्हारा अर्थ है। तो यहाँ से जो h डिस्टेंस पे जो पॉइंट है यहाँ निकालोगे, ये तो जी डैश है, और इस धरती के सरफेस पे जो होगा जी होगा, है कि नहीं है। तो मैं यहाँ से जी डैश बाई जी इक्वल टू, ध्यान से देखो, 1/1 आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसी आर स्क्वायर को ऊपर अगर ऐसे लेके जाऊँ तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको क्या बोला है कि g की वैल्यू कितनी हो गई, g/9, और तुमको पता भी होना चाहिए ना यार, सरफेस से जैसे ऊपर जाएंगे g की वैल्यू घटती जाएगी, तो g की वैल्यू घट के कितनी आ गई है, g/9, तो g/9 अपॉन g, ठीक है ना, इक्वल टू r/r प्लस h। क्या इस पूरे का होल स्क्वायर ले लूँ, सर g से g तो कट गया, तो कट डालो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। ध्यान से अगर देखोगे तो 1/9 इसका रूट कर दूँ, इक्वल टू r/r प्लस h, कोई दिक्कत नहीं ना। तो सर यहाँ से आ गया 1/3 इक्वल टू r/r प्लस h, ठीक है। यहाँ से भी देखो r प्लस h की वैल्यू कितनी आ गई, 3r, तो 3r में से r गया तो कितना, 2r इक्वल टू h। किसी को दिक्कत, तो h की वैल्यू कितनी, h की वैल्यू सर 2r। ये पूछा था सर कितना हाइट ऊपर जाऊं कि मेरे को यहाँ पे g की वैल्यू, g डैश की वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए, सर ओरिजिनल का 1/9 टाइम्स। डन, चलो बढ़िया। तो 14 हो गया कंप्लीट। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 15। चलो 15 क्या बोलता है, आइए ध्यान से देखते हैं। द मून रेडियस इज 1/4 that of the earth and its mass is 1/80 times that of the earth. If g represent the acceleration due to gravity on the surface of the earth, that on the surface of moon. सुनो,
ये लो 15 नंबर। 15 में क्या बोला है, इस सबको 7th 8th 9th 10th कहीं ना तुमने पढ़ा होगा कि अगर आप का जी मतलब आप पे जी यहाँ लग रहा है अर्थ पे, तो मून पे कितना लगता है, G/6 लगता है। चलो ये सब छोटी छोटी बातें तो जानते हो। ये कब, जो डाटा अभी का होता है वो डाटा का मतलब क्या, जो मास है मून का, जो मास धरती के रिस्पेक्ट में होता है वो सब डिस्टेंस है सब। यहाँ पे कुछ अलग डिस्टेंस दिया है, तो जो डिस्टेंस दिया है उस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अपने को क्या करना है, काम करना है, ठीक है ना। चलो क्या बोलता है, चल मून का रेडियस पहले मैं ले लेता हूँ। सर रेडियस ऑफ पहले मून बताओ, 1/4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है ना। मास बताओ, मास ऑफ द मून कितना है, ये है मास ऑफ द मून 1/80 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ अर्थ। कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको कहाँ पूछा है, ओ एक मिनट, आपको पूछा है मून पे, ठीक है ना। तो मून पे जी की अगर वैल्यू पूछी गई है तो सुनो यार, क्या मेरे को यहाँ से आपको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकालना सिखाया ही है, अच्छा वो भी छोड़ोगे तो क्या एक फार्मूला हमने G = यहाँ से h डिस्टेंस पे ही मान लो मून है, तो मून का जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है जो एक्चुअली में, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ का वो सब भी वैल्यू डालते तभी G/6 आता है। अभी कितना डिस्टेंस दिया है देखते हैं, क्योंकि एक फार्मूला G = अरे 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 कहाँ गया G = क्या हमने ये फार्मूला पढ़ रखा है जी, अब क्योंकि मैं अभी डेरिवेशन में जाना नहीं चाहता, ये फार्मूला पढ़ चुके हैं ना अपन, G = इतना होता है ना, ठीक है। तो मास कितना है देख लो, सारी की सारी वैल्यू पुट करो, सारी की सारी वैल्यू कहाँ पे, अर्थ पे, सॉरी मून पे है। तो मास की वैल्यू कितनी है सर, 80 टाइम्स है, तो G × 1/80 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ। किसी को दिक्कत क्या, नहीं है ना, ये तो हम जानते हैं ना, तो हम मून पे अभी निकलना चाह रहे हैं। चलो इनटू अपॉन रेडियस है, रेडियस किसका, मून का अगर लेने जाओगे तो क्या 1/4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है ना, गुड। अगर इतना है तो एक और काम करते हैं, रुक जाओ, 1/4 है रेडियस और 60 टाइम्स इतना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्या इस पूरे का होल स्क्वायर, तो जो भी G' मून पे निकाल रहे हो इसको मैं G' ही बोलूँगा, कहाँ पे, मून पे अपन निकाल रहे हैं एट मून, ठीक है ना। ये फार्मूला तो अपन पहले से जानते हैं। तो ध्यान से देखो, क्या मैं यहाँ से G' की वैल्यू को G/me/80 अपॉन RE²/4 16 ये लिख सकता हूँ, ज़रा इसको अच्छे से लिखो, G/me/RE², ठीक है ना, इंटू 16 ऊपर 80 नीचे। किसी कोई दिक्कत, चलो एक बात मुझे बताओ यार, इस पूरे को क्या बोलते हो, सर यही तो बोलते हैं। सर इसकी वैल्यू क्या होती है, सर स्मॉल जी होती है। तो यहाँ से इसको काटो 5, क्या इसको G/5 लिख दूँ, हाँ जी भाई साहब, तो G' की वैल्यू G/5, ठीक है ना। कब, जब इतना डाटा हो तब, बट जब एक्चुअल डाटा लोगे जो एक्चुअली में मून और अर्थ का है, मास का जो दोनों के बीच में रेशियो है, ठीक है ना, एंड जो इसका रेडियस है उसके रिस्पेक्ट पर अगर हम बात करेंगे ना तो G/6 आता है, बट अभी जो क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंग G/5 आया। डन, आई होप ये सारी बातें आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो और कमेंट करो ज़रा, ठीक है ना। चलो सो 15 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज CDQ 7.4 देखते हैं, आइए। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है आपको, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड with two particles separated by a distance r where when r tends to infinite is given by, और m1 m1 मासेस दे रखा है m1 m2, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, एक बात मुझे बताओ, सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं और पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। लेट सपोज यहाँ m1 है और यहाँ m2 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो m1 और m2 के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी लगता है वो कितना अपन लिख देंगे, -G/m1m2/r। ये सबको पता है ना सर, m1 के कारण m2 पे जो पोटेंशियल एनर्जी लगेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी को सबको याद है, U = क्या लिखेंगे, m2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट m2, मतलब m2 पे कोई पोटेंशियल लगेगा m1 के कारण,
पक्का। वो पोटेंशियल निकाल दो और m2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। पोटेंशियल m1 कारण m2 पे कितना आ जाएगा, माइनस जी m1/r। इसी को m2 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है अपने पास। डन। ओके अब क्या बोला है कि r टेंस टू इनफाइनाइट, r को अगर आप इनफाइनाइट कर दोगे तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाता है, जीरो। ठीक है ना, तो 16 का आंसर क्या हो गया, जीरो। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। 17, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस of a planet and point 10 meter above is 4.0 जूल पर केजी। द ग्रेविटेशनल फील्ड इन दिस रीजन, आपसे ग्रेविटेशनल फील्ड पूछा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना दे रखा है, 4.0 जूल पर केजी। कितने हाइट पे है, तो सर 10 मीटर, h इक्वल टू 10 मीटर लिख दो, या नहीं तो r इक्वल टू भी 10 मीटर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आपसे ग्रेविटेशनल फील्ड पूछा है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल बाई डिस्टेंस पे है सो, तो अपॉन 10, तो आंसर इज द 0.4। कितना, बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 18। 18 क्या कहता है, 4 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर लोकेटेड एट अ वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर विद साइड l। ठीक है ना, तो पहले द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो पहले क्या करो, एक स्क्वायर बनाओ, ये हो गया आपका स्क्वायर। ठीक है ना, 4 पार्टिकल्स है, इसके कहाँ पे, कॉर्नर्स पे, इनफैक्ट वर्टिसेस पे। ठीक है ना, ये हो गया इसका सेंटर, और डिस्टेंस कितना दे रखा है, स्क्वायर साइड है l। तो एक बात मुझे बताओ, क्या इस मास के कारण इस सेंटर पे लगेगा पोटेंशियल, बिल्कुल लगेगा। ठीक है ना, और कितना लगता है, अभी अभी जस्ट पीछे बताया है आपको, माइनस GM/r। सर r क्या होता है, जिस मास से जिस पॉइंट पे निकालना है, लेट सपोज ये पॉइंट सेंटर है, सर सेंटर पे इस m के कारण निकाल रहे हो तो वही डिस्टेंस। सर यहाँ पे r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब यहाँ से अगर तुम्हें ज्योमेट्री और शेप के बारे में तुमको पता नहीं है, मेंसुरेशन इसके बारे में, तो फिर एक क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो सबको पता होना चाहिए इसमें क्या होना चाहिए, अगर l है, AL है, तो पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, डायमीटर कितना होता है, डायमीटर कह रहा हूँ सॉरी, डायगोनल कितना होता है, डायगोनल √2l। सर ये जो r है ना, r ये डायगोनल का क्या, हाफ है, तो √2l/2 कितना हो जाएगा, l/√2। तो l की वैल्यू l/√2। सर ऐसा ही तो एक बात हमें बता दो कि मैं तो ऐसा ये वाला कलर लेता, ऐसा इस m के कारण भी यहाँ आएगा। सर अगेन r की वैल्यू कितनी, l/√2। सर इस वाले m के कारण भी r की वैल्यू l/√2। अगेन ये वाला वर्टिसेस, यहाँ भी r की वैल्यू l/√2। ठीक है ना, और ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया भी है क्लास में। चलो तो कैसे निकालेंगे, तो नेट पोटेंशियल अगर कहाँ पे निकालना है, सेंटर पे, एट सेंटर पे कितना आ जाएगा, सर चारों मास के कारण आएगा, माइनस GM/r²। यही कर रहे हो ना, g कॉमन है, मास कॉमन है, इनफैक्ट मैं तो कह दूं कि r² भी सॉरी r² में लिख रहा हूँ, r होगा। देखो पीछे फार्मूला अपना, r होता है, पोटेंशियल में r होता है। ठीक है ना, हटाओ इसको, तो क्या डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख दूँ सर, माइनस GM/r, और क्योंकि चारों के कारण निकालोगे और मास सेम है, जी सबके लिए सेम है, r सेम, इसलिए 4 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो नहीं है तो कोई बात नहीं, देखो तो -4, g को g रहने दो, मास आपका मास दही रखा है, और r के जगह पे क्या लिखोगे, l/√2। ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो -4√2 G∠M/L। देखो कोई आंसर है क्या, अच्छा अभी इसका ऑप्शन इधर है, लो मैच करो। देखो रूट के अंदर में दे रखा है ना, तो 4 को भी रूट के अंदर में ही लेके जाओ, 4 को रूट के अंदर में लेके जाओगे तो 16 हो जाएगा, तो माइनस बाहर रहेगा 32 GM/L। ये आपका नेट पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ड्यू टू व्हाट, 4 masses विच इज सिचुएटेड एट द वर्टिसेस, GM/L। ये आंसर आ गया। ठीक है ना, तो 18 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। डन। चलो 19 देखते हैं सॉरी 19 में क्या बोला है, ए स्फीयर ऑफ रेडियस r हैज ए यूनिफॉर्म डेंसिटी रो, फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस
आर जो कि रेडियस से कम है इज लेस देन फ्रॉम द सेंटर। ये तो डायरेक्ट फार्मूला आपको मैंने डिराइव करा के याद भी करा रखा है। देखो ये क्या है, कोई भी सॉलिड स्फेयर, नहीं कुछ दिया है, स्फेयर सीधा सीधा बोलेगा तो सॉलिड स्फेयर मानने का, ठीक है ना। इसका रेडियस कितना है, आर है, ठीक है ना। चलो ये रेडियस कितना है, आर है। डेंसिटी इसकी कितनी, रो है। आपको तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर पॉइंट पे निकालना सिखाया है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अर्थ के इस स्फीयर पे सरफेस पे कितना, सर ये बाहर में आउटसाइड पॉइंट होगा 1 2, और सर अंदर में कहीं इनसाइड पॉइंट 3 होगा। 1 पॉइंट का मतलब क्या है सर, आर की वैल्यू आर। सर 2 का मतलब क्या है, 2 पॉइंट का मतलब क्या है, आर की वैल्यू आर से ज़्यादा, तभी तो आउटसाइड का केस है ना, यहाँ से यहाँ। 1 का क्या है, ए है। 3 का क्या है सर, ए। क्या एक बात मुझे बताओ, पॉइंट 1 जो है क्या वो सरफेस पे है अर्थ के, गुड। क्या पॉइंट 2 है वो आउटसाइड है, गुड। क्या पॉइंट 3 इनसाइड है, और इनसाइड में जो आर होगा, क्या ध्यान से देखो तो कि इस आर की वैल्यू रेडियस के छोटा नहीं है, बिल्कुल है। तो क्या हमने इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे निकालना सीखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में अभी कौन सा केस है, इनसाइड का केस है। इनसाइड के केस में क्या सारे बच्चों को याद है कितना, माइनस जी एम आर बाई आर क्यू। किसी को दिक्कत है, इनफैक्ट आर क्यूब ऐसे ना लिख के तुम अगर वेक्टर फॉर्म में अगर लिखोगे ना तो आप क्या कर देते हो, सर हम इससे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है ना। लेकिन कोई कहेगा नहीं नहीं मेरे को सर ऐसे ऐसे नहीं समझ आता है, मेरे को डायरेक्ट फार्मूला बताओ, तो माइनस जी एम ऊपर के क्या हो जाएगा, आर वेक्टर है, और नीचे कितना, आर क्यूब। क्या यही इनसाइड में है। आर वेक्टर क्या होता है, सेंटर से पॉइंट का इस डायरेक्शन में, तो दैट मीन्स आर ही हो गया ना, उस डायरेक्शन की बात कर रहे हो। तो यहाँ पे इनसाइड में देखो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन नंबर क्या है 19 में। अब लेकिन यहाँ पे डेंसिटी के टर्म में देना है, और ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया मास के टर्म में बताया, और डेंसिटी के टर्म में बताते हैं। क्या यहाँ से मैं डायरेक्टली डेंसिटी के टर्म ऐसे लिखूँ कि सर इनसाइड का केस है ये, तो मुझे क्या लिख देना चाहिए, माइनस, क्योंकि इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बोला है इसलिए माइनस कहीं ऑप्शन में नहीं है ना, तो मतलब क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, बट यहाँ पे आपसे मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ जी एम आर अपॉन आर क्यूब। लेकिन मास देखो यार, मास के लिए क्या लिखोगे सर, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, मास निकालने जाओगे तो रो इंटू वॉल्यूम, बस हो गया। इसी स्फीयर का है ना, तो जी मास के लिए क्या लिखूँगा, रो इंटू वॉल्यूम, अच्छा इंटू आर अपॉन आर क्यूब। सुनो जी का जी रहने दो, रो का रो ही रहने दो, डेंसिटी तो रो दे रखा है। वॉल्यूम किसी भी सॉलिड स्फीयर का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सॉरी अपॉन आर क्यूब। क्या देखो तो आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, हाँ जी भाई सब कट गया है, 4/3 ठीक है ना, पाई जी रो एंड आर। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। इनसाइड में कितना होगा, इतनी वैल्यू होगी, तो 19 का आंसर क्या हो गया, ए, 4/3 पाई जी रो आर। गुड। चलो अब बाहर में, चलो इसी के साथ कुछ क्वेश्चन और सुनो, इधर एक्स्ट्रा पॉइंट्स। बाहर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को आउटसाइड बोलता, आउटसाइड बोले तो इस फिगर में कहा 2 नंबर पॉइंट पे अगर बोल देगा, ये यहाँ से यहाँ, सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस स्मॉल आर ही अपन लेते हैं ना, ऐसे ही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, क्या सबको फार्मूला याद है, जल्दी जल्दी सोचो, माइंड में रिकॉल करो, क्या सर जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर जो होता था उससे मल्टीप्लाई कर देते थे सर, डायरेक्ट वैल्यू आती थी क्या, जी एम आर वेक्टर अपॉन कितना है, आर क्यूब है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, गुड, बढ़िया, ये आउटसाइड। चलो नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 20 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। Assuming the radius of the earth as r, the change in gravitational potential energy of a body of mass m when it takes from the earth's surface to a height 3r above its surface। सुनो, ये है अर्थ, यहाँ से यहाँ क्या है, रेडियस, किसका रेडियस है, अर्थ का रेडियस है, ये है सरफेस, तो मैं ऐसा बोल दूँ कि सर यहाँ से ये सरफेस है, ये भी क्या रेडियस है। अब आपने क्या किया है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी,
अर्थ के सरफेस से पोटेंशियल सारे बच्चों को याद होगा, ठीक है। अब क्या बोला है कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना, ए पॉइंट ए मान लो, और कहाँ से कहाँ तक, वेन इट टेक्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस से लेकर वेन इट हाइट 3 h इक्वल टू 3r, हाइट दिया है 3r, मतलब साहब ये कहना ही चाहता है सर यहाँ से h इक्वल टू 3r डिस्टेंस पे ये कोई 2 नंबर का पॉइंट, इसको ए पॉइंट बोलो और इसको बी पॉइंट बोलो, ठीक है ना। बस यहाँ से वहाँ जाने में पोटेंशियल एनर्जी में, कौन से पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज, डन। चल अब डायरेक्ट फार्मूला यूज करो ना, 20 में क्या मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा दूँ, सुनो, क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अपने को एनर्जी है ना, हाँ, क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में सरफेस पे जी मास ऑफ अर्थ, अगर सरफेस पे तुम यहाँ पे कोई एक छोटू सा मास रख दो, ठीक है ना, तो इनटू एम अपॉन क्या आर ही जानते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। ये कहाँ पे है, एट सरफेस पे, ठीक है ना। ओके सर, अब मेरे को इसको मैं यू ए बोल दूँ, ठीक है, यू बी कितना, माइनस जी मास ऑफ अर्थ एम ई लिख देता हूँ, इनटू क्या स्मॉल मास, कौन सा मास, ए को पकड़ के तुम कहाँ पे लेके गए, बी पे लेके गए, तो ए का भी तो मास है ना, ये पॉइंट पे जो भी पार्टिकल रखा हुआ उसका मास है, अपॉन सर नीचे आर, ये आर क्या होता है एक्चुअल में, यहाँ से यहाँ आप यहाँ पे स्मॉल आर लिखते हो, लेकिन स्मॉल यहाँ पे क्या लिखोगे, स्मॉल आर की वैल्यू सरफेस पे कितनी होती है, कितनी होती है, रेडियस के बराबर, इसलिए यहाँ कितनी लिखूंगा आर, तो माइनस जी एम ई स्मॉल एम, आर की वैल्यू कितनी हो गई, आर प्लस एच, तो माइनस जी एम ई इंटू एम अपॉन कितना, 3r प्लस आर कितना है, 4r, 3r प्लस आर 4r, डन, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, यू बी माइनस यू ए, चेंज हमेशा फाइनल वाइज इनिशियली होगा ना, माइनस जी एम ऑफ छोटू सा मास अपॉन 4r, माइनस का माइनस जी एम ई इंटू छोटू सा मास अपॉन आर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए यार, डेल यू रहने दो इसको ऐसे ही, ठीक है ना। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही ओरली करता हूँ, तुम अपने मन में करो, माइनस माइनस यहाँ का प्लस हो गया, तो नीचे क्या ले लेंगे, एलसीएम 4r हो जाएगा, तो यहाँ माइनस, ये इसको उठाओ, माइनस जी एम ई इंटू एम, ठीक है ना, इधर तब प्लस था तो यहाँ 4 टाइम्स ऑफ जी एम ई इंटू एम, जल्दी जल्दी देखो, 4 में से ये गया तो 3 हो गया, तो आपके पास आंसर आ गया 3/4, ठीक है, 3/4 आपके पास मास ऑफ, 1 मिनट, 3/4 आर मास ऑफ अर्थ तो है ही, एंड मास एंड जी भी है, किसी कोई दिक्कत क्या, देखो ना 4GMEM से एक गया तो 3GMEM आ गया और नीचे का 4R है, बट देखो अरे सर इस ऐसे में तो आंसर ही नहीं है, तो आंसर इसमें देखो ध्यान से, स्मॉल जी के रिस्पेक्ट में चाहिए इसको आंसर, और सभी को पता है ना स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, जी कैपिटल M अपॉन R², ठीक है ना। बस इसको रिप्लेस करो, तो मास ऑफ अर्थ, इसको मैं थोड़ा सजा के लिखूँ, देखो इसको हटाओ, इसको क्या ही सजा के लिखूँ मैं, रुको एक चेंज ही करता हूँ थोड़ा सा इसको, हाँ देखिए क्या मैं यहाँ से 3/4, नीचे आर है तो आर रहने दो, ठीक है ना, छोटू वाला मास है तो मास को रहने दो, क्या GME लिख सकता हूँ, ठीक है सर, नीचे एक आर से मल्टीप्लाई करो, एक ऊपर आर से मल्टीप्लाई करो, ऐसे ही मेरा मन है, मन उन कुछ नहीं होता भाई, इस पूरे को देखो ध्यान से, इसको क्या बोलोगे, स्मॉल जी बोलोगे, बस हो गया, इसीलिए किया था। तो डेल यू की वैल्यू 3/4 छोटू सा मास एंड आर जी, डन। तो देख लो क्या बी इज़ द करेक्ट आंसर, यस, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप कि ये सारे डिस्कशन आपको अच्छे लग रहे होंगे, अगर चीज़ें समझ आ रही है तो आप लाइक करना नहीं भूलेंगे, कमेंट करना नहीं भूलेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ सब्सक्राइब तो करना ही है बॉस, ठीक है ना।
तो सब्सक्राइब करके जाओ यार, इतनी मेहनत कर लेते हैं तुम्हारे लिए, तो थोड़ा तुम भी यार इतने कंजूस मत बनो, सब्सक्राइब करके रखा करो, ठीक है ना। ओके चलो, तो 20 क्वेश्चन हो गए डिस्कशन। चलो अब अपन करते हैं नेक्स्ट और CDQ 7.5 का, ठीक। आइए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो। 21 में आपसे बोला है, इफ द हाइट ऑफ अ सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, द ऑर्बिटल वेलोसिटी। इस सारी वेलोसिटी याद रखनी है तुम्हें, सुनो यार। ये क्या है, अर्थ है, ठीक है ना, ये है अर्थ और ये है अर्थ का सेंटर, और ये वाला क्या है, देखो मैं फिगर गंदा बना रखा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, समझो पहले बात को। ये है अर्थ, ठीक है ना। अब सैटेलाइट क्या करता है, मान लो कोई सैटेलाइट है, ये क्या करता है, ऐसे 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 मूव करते रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, कोई सैटेलाइट है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, कोई सैटेलाइट है, ये मूव करते रहता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखोगे तो क्या सैटेलाइट अर्थ के सेंटर के अबाउट क्या एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर जब सर्कुलर मोशन करता है तो हमको तो सर्कुलर मोशन का सारा चीज़ याद है भाई। अगर याद है तो इसी फार्मूला से तो आप क्या कर सकते हैं, ऑर्बिटल स्पीड भी ड्राइव कर सकते हैं। तो लो पहले मैं तुमको ऑर्बिटल स्पीड ड्राइव करके दिखा दूँ। क्या एक बात बताओ, एक बात बताओ ध्यान से, अरे यार हाँ ठीक है ना। धरती का जो मास कंसीडर किया जाएगा, क्या उसके सेंटर पे मास कंसीडर किया जाएगा, यहाँ पे मास ऑफ अर्थ। चलो यहाँ पे सैटेलाइट का मास कुछ होगा तो मास ऑफ सैटेलाइट, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, गुड बढ़िया। तो क्या मैं यहाँ से ध्यान से देखोगे, अगर थोड़ा सा इसको इस कलर से दिखाता हूँ सर, इस दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है सर, डिस्टेंस लेट सपोज स्मॉल आर मान लिया तो ठीक है। तो देखो क्या इस पूरे पे मैं कह सकता हूँ कि क्योंकि जो सैटेलाइट है डायनामिकली क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अगर इक्विलिब्रियम में है तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लगेगा सैटेलाइट पे, बिल्कुल लगेगा। तो सर ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो G मास ME इंटू मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन R² इक्वल टू क्या, मास ऑफ सैटेलाइट और मास किस वेलोसिटी से आ रहा है, लेट सपोज V0 वेलोसिटी से, तो V0 ही ऑर्बिटल स्पीड है, ठीक है ना, अपॉन R। क्योंकि R क्या है, स्मॉल r उस सर्कल का रेडियस है जो सर्कल सैटेलाइट बना के धरती के चारों ओर चक्कर काट रहा है। इस सब कट कर दोगे यहाँ से तो तुम्हारे पास वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखो GME अपॉन R+H। सर ये H क्या है, H क्या, अरे कुछ नहीं है, H को ध्यान से देखो, H क्या है सर, H ये डिस्टेंस है कि नहीं है, बस हो गया खत्म। अब इसी क्वेश्चन में क्या बोला 1 में कि सर 21 में बोला है कि जो ऑर्बिटल है ना, ऑर्बिटल कितने हाइट पे है, जो भी हाइट है, जैसे ये है अर्थ का सेंटर और ये अर्थ का रेडियस है। अब ऑर्बिटल कहीं लेट सपोज एक मिनट, ऑर्बिटल कहीं लेट सपोज यहाँ होगा। अब यहाँ का मतलब देखो, मैं तुमको जूम करके दिखा सकता हूँ कि देखो ये छोटू वाला डिस्टेंस है कि नहीं है, बहुत डिस्टेंस कम है। ये जो H है, अरे यार ये जूम करने पे H, तो H की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, देखो ध्यान से। क्या मैं कह सकता हूँ सर H बहुत 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 छोटा है रेडियस ऑफ अर्थ से, सर H छोटा है तो R+H की वैल्यू कितनी दे दूँ, जस्ट अप्रॉक्स टू R के बराबर ही दे दूँ। सर V0 ध्यान से देखो, क्या GME मास ऑफ अर्थ अपॉन R ही होगा, अरे होएगा ना, ठीक है। सर क्या करूँ, यहाँ पे ऊपर में एक R से मल्टीप्लाई करो, अंदर में एक R से मल्टीप्लाई करो। ऐसा क्यों किया, ये शायद अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे जानते होंगे कि सर इसको कुछ ना कुछ कहते हैं, और हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ऑप्शन स्मॉल g में दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ से आंसर कितना हो गया, स्मॉल gr। तो ऑर्बिटल स्पीड कितनी आ गई, √gr। यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला मेरे प्यारे बच्चों, ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू कितनी, फार्मूला जनरल फार्मूला इतना। अगर सैटेलाइट कुछ अच्छे हाइट पे है तो उसको कंसीडर करेंगे, लेकिन सैटेलाइट धरती के रेडियस से अगर बहुत छोटा है तो आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला याद करके रखेंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। तो ऑप्शन नंबर 21 का D इज द करेक्ट आंसर। गुड, चलो बढ़िया। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 22। चलो 22 में क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। अ प्लैनेट हैज ट्वाइस द रेडियस, ठीक है ना,
बट द मीन डेंसिटी इज 1/4 एज कंपेयर टू अर्थ. What is the ratio of escape velocity from the earth to that from the planet? ठीक है ना, आपको escape velocity अर्थ और planet से दोनों से निकालना है. कोई दिक्कत नहीं है, आसानी चीज़ है. आ जाओ. एक बात मुझे पहले बता दो, क्या escape velocity सभी बच्चों को याद है? सभी बच्चों को? चलो, नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुमको लिख देता हूँ यहाँ पे. 22 में escape velocity. escape velocity जब हम निकालने गए थे, क्या रूट अंडर 2gm/r, ठीक है ना? किसी को कोई दिक्कत क्या? नहीं ना? अच्छा सर, इसी को अगर आप लिखना पसंद करोगे स्मॉल जी में तो सर ऐसे भी लिख सकते हो. सर ऐसा कैसे बोल दिए? हाँ बोलता हूँ ना, r से मल्टीप्लाई करो, ये gm/r² को g बोलते हैं, लो हो गया. सर एक चीज़ और, क्या एस्केप वेलोसिटी को मैं ऑर्बिटल स्पीड बोल सकता हूँ? भाई बिल्कुल बोल सकते हो. देखो ध्यान से, क्या ऑर्बिटल स्पीड की बात करेंगे तो ध्यान से देखो, ऑर्बिटल स्पीड हमारा यहाँ कितना जी आर आया था. हाँ, जी आर स्पीड ऑर्बिटल स्पीड है कब? जब बहुत पास में है तभी. ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं. तो वही अपना वी नॉट है, तो √2 टाइम्स ऑफ वी नॉट. मैं तो एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल स्पीड में भी एक हमने रिलेशन निकाल दिया. किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आओ, नहीं है दिक्कत तो कोई बात नहीं. चलो, एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला, धरती से जो एस्केप वेलोसिटी होता है उसका फार्मूला तो हमें पता ही है सर, 2g मास ऑफ धरती अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ. इतना ही होता है. गुड. बट सर इस क्वेश्चन में मास के बारे में बोला ही नहीं है, बोला तो डेंसिटी है. अरे कोई बात नहीं, डेंसिटी बोला तो डेंसिटी की बात करेंगे ना. आओ अगेन, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. ठीक है ना, तो मास इंटू डेंसिटी, तो डेंसिटी ही रहने दो, और वॉल्यूम क्या होगा, स्फीयर मानते हैं ना, तो 4/3 πr³. कोई दिक्कत तो नहीं है ना? गुड. अब कोई प्लेनेट है तो प्लेनेट की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? अगेन 2g. अब यहाँ मास ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ है. अब प्लेनेट के लिए बात करूँगा तो मास ऑफ प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट. ठीक है ना, ध्यान से 2g. मास ऑफ प्लेनेट कितना है? सुनो, मास ऑफ प्लेनेट के बारे में नहीं बोला है तो अपन डेंसिटी की बात करेंगे. ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं. एंड दूसरी बात क्या बोला है कि रेडियस. अब प्लेनेट हैज़ ट्वाइस द रेडियस, धरती के रेडियस से डबल है, तो नीचे लिखो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ. ठीक है ना. और मास के लिए क्या करें सर? रुको, मास के लिए मैं तुमको अच्छे से पहले ही बता देता हूँ. पहले एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लूँ. हम चाहते हैं कि आपको डेंसिटी के टर्म में फार्मूला ड्राइव करा दे. लाओ, इसी वी ई को देखो, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, डेंसिटी के टर्म में एक फार्मूला निकाल देता हूँ आपको. √2g मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस. 2g मास ऑफ अर्थ को क्या डेंसिटी इंटू इतना लिखूं? सर डेंसिटी इतना है 4/3 πr³ अपॉन r. किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, √2g. ठीक है ना. इनफैक्ट 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो मैं एक काम कर देता हूँ, 4 2 जा 8g पाई अपॉन 3. एक r से r कट गया तो r². लो, अभी जो फार्मूला आपको मैंने दे दिया ना, ये वाला, ये फार्मूला, ये डेंसिटी के टर्म में दे दिया है. ये फार्मूला में क्या क्या है देखो, तो डेंसिटी भी है और रो भी है. सर एक बात बताओ, डेंसिटी और रो को छोड़ के तो सब इसमें कांस्टेंट है. हाँ भाई, इसीलिए तो कट जाएगा सबके सब, क्योंकि आपको रेशियो ही तो निकालना है ना. तो कटेंगे तो कट जाने दो. चलो, किसका रेशियो पूछा है? फ्रॉम अर्थ फ्रॉम प्लेनेट, तो VE अपॉन VP. ठीक है ना, आ जाइए. तो मैं ऐसे बोलूँ कुछ कि √8/3g पाई एंड √, कितना, रो इंटू r². लिख सकते हैं ना? गुड, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है. प्लेनेट का लिख रहा हूँ अब, g पाई और रो ऑफ प्लेनेट और r ऑफ प्लेनेट का होल². ध्यान से देखोगे इस सब के सब टर्म कट जाएंगे. जब कट ही गए तो देखो ध्यान से, √. डन. अब ये किसका है? अर्थ का रेडियस है. ये किसका है? अर्थ का डेंसिटी है. तो रो अर्थ का मैं रो ही लिख रहा हूँ, रेडियस भी r² ही लिख रहा हूँ. अच्छा, एंड प्लेनेट का कितना बोला है?
डेंसिटी का, प्लेनेट का डेंसिटी कितना बोला है, धरती के डेंसिटी का 1/4, तो धरती का डेंसिटी रो है, इसका 1/4 4 हो जाएगा। और रेडियस कितना है, 2 टाइम्स है, तो 2r का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, रो r स्क्वायर, ये प्योर कैलकुलेशन ही है। अच्छा, नीचे का 4 उड़ के चला जाएगा ऊपर, नीचे रह जाएगा रो इंटू नीचे कितना 4r स्क्वायर। अरे यार 4 से 4 कट गया, r स्क्वायर से, अरे सब कट गए, लो तो v बाई वी पी की वैल्यू 1, ठीक है ना। तो आंसर 22 का सी। ये तो था डेंसिटी के। अगर मास का टर्म में देता तो मास के टर्म में फिर अपन ये वाला काम कर लेते, और क्योंकि डेंसिटी वाला फार्मूला तो हमने मास के हेल्प से ही तो निकाला है, तो ऐसी कोई भी मतलब ऐसा दिक्कत वाला बात तो है भी नहीं, ठीक है ना। चलो 22 हो गया ना, 1 मिनट। नाउ द 23, ये लीजिए 23, ठीक है। 23 में क्या कहता है, फॉर अ सैटेलाइट मूविंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। लो ये क्या है, अर्थ है, अर्थ का सेंटर है, और ये क्या है, रेडियस है, डन, ओके। और मैं कह रहा हूँ सर यहाँ से h डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई क्या सैटेलाइट है, और सैटेलाइट क्या कर रहा है, ऐसे 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 मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो एज अ सर्कल मानते हुए मूव कर लेता है, हम जो जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सर्कल मानते हुए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है ना। आपसे क्या क्या पूछा जाता है, सुनो यार, पोटेंशियल एनर्जी पूछा, रेशियो पूछा, चलो पहले मैं सब कुछ निकाल देता हूँ, ठीक है ना। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, यू ऑफ सैटेलाइट, ठीक है ना। सैटेलाइट का अगर मैं बोलूं तो U इक्वल टू क्या होना चाहिए सर, मास इनटू पोटेंशियल। अगेन सैटेलाइट का मास स्मॉल m, तो देखो धरती के सेंटर से A कुछ इतने डिस्टेंस पे होगा, सही डिस्टेंस कितना बोलोगे, r की वैल्यू कितना बोलोगे, h, r प्लस एच। कोई सैटेलाइट है धरती के सेंटर से r प्लस एच डिस्टेंस पे है, क्या तुम एक बात मुझे बताओ, धरती के कारण क्या इस सैटेलाइट पे लगने वाला पोटेंशियल निकाल सकते हो। हाँ जी भाई साहब, पोटेंशियल आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर का केस हो गया है, ठीक है ना। तो मास इनटू पोटेंशियल, और पोटेंशियल क्या निगेटिव में जाएगा ना, तो माइनस जी मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन r। तो ये हो गया अपना क्या, पोटेंशियल एनर्जी, डन। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, तो इसको तो अपन एंगुलर मोमेंटम के टर्म में भी तो लिख सकते हैं, बताओ, डायरेक्ट फार्मूला होता है, याद रखा करो, माइनस एल स्क्वायर अपॉन मास ऑफ सैटेलाइट इंटू r स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत क्या, नहीं ना, गुड। ऐसे ही सर काइनेटिक एनर्जी जरा बता दो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू हाफ एम किसका, सैटेलाइट का, ठीक है ना, एंड v0 स्क्वायर। सर v0 क्या है, ऑर्बिटल स्पीड। सर ऐसा क्यों दिया है, देखो ऐसा इसलिए दिया मेरे दोस्त, क्योंकि ये जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट मूव करेगा किस वेलोसिटी से, ऑर्बिटल वेलोसिटी से, तो हाफ m v0 स्क्वायर। किसी कोई दिक्कत तो नहीं ना। जब आप यहाँ से सारी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास g m e m s अपॉन 2r आंसर आ जाएगा। अगर इसी को अगर एंगुलर मोमेंटम में बात करोगे, l स्क्वायर अपॉन 2 मास ऑफ सैटेलाइट इंटू r स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना। देख लो काइनेटिक एनर्जी प्लस है और पोटेंशियल एनर्जी माइनस में है। और एक बात बताऊं, तुम्हारे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ रखा है, क्या पूछा है, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या, पोटेंशियल एनर्जी। कितना हो जाएगा तुम खुद ही बता दो। क्या मैं तुमको अगर दोनों को इधर ऐड करो, अगर ऐड करोगे तो तुम्हारे पास माइनस जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन 2r आ जाएगा। चेक कर लो ना, कोई दिक्कत किसी को, बढ़िया। तो ये तो अपना क्या हो गया, सैटेलाइट का टोटल एनर्जी। अरे सर एल के टर्म में भी दिखा दो, मान लो कभी गलती से पूछ दिया एल के टर्म में, तो क्या करोगे, एल स्क्वायर बाई 2m r²। ये मास किसका है, सैटेलाइट का। डन, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेशियो देखोगे ना, देखो रेशियो एक दूसरे का हाफ है कि नहीं है, देखो यार, देखो तुम खुद ही देखो ना। ये सर ये जो वैल्यू है, तो देखो ना इस वैल्यू को क्या बोलोगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं सर, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 होता है। आपने को क्या पूछा है, देखो कहाँ गया,
हाँ काइनेटिक अपॉन पोटेंशियल, सर काइनेटिक अपॉन पोटेंशियल इक्वल टू 1/2, खत्म, लो करेक्ट। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। जितने भी फार्मूला मैं यहाँ लिखा रहा हूँ ना या दिखा रहा हूँ, सब के सब ग्रेविटेशन में सब के सब फार्मूला और केस के साथ कंडीशन के साथ याद रखा करो, एक भी क्वेश्चन कभी भी तो छूटेगा नहीं। और अपना कैलकुलेशन बस थोड़ा सा अच्छा रखना, ठीक है ना। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 24 में क्या कहता है, देखिए ध्यान से। अ प्लैनेट हैव, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर लो, जूम कर ले थोड़ा सा, हाँ। अ प्लैनेट हैविंग मास 9 ME एंड रेडियस 4, देखो कोई भी प्लैनेट है जिसका मास 9 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ दे रखा है, ठीक है ना, एंड रेडियस उसका है 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, वेयर ME एंड RE इज द मास ऑफ रेडियस, ये अर्थ का तो दे रखा है, एस्केप वेलोसिटी पूछ दिया यार, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सर मास ऑफ प्लेनेट कितना दे रखा है, 9 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ, ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात, रेडियस ऑफ प्लेनेट कितना दे रखा है, 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो आपसे पूछा है एस्केप वेलोसिटी इस प्लेनेट का कितना होगा, और हम पहले से एक चीज़ जानते हैं ना, एस्केप वेलोसिटी किसका, अर्थ का 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, क्योंकि इस क्वेश्चन में सारा का सारा डाटा अर्थ के रिस्पेक्ट में दिया है, तो हमको अर्थ के रिस्पेक्ट में ही बात करना है, क्योंकि देखो ना एस्केप वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में भी तो इतना दे ही रखा है ना, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, गुड। अब देखिए करते हैं, शुरू करते हैं। सिंपल सा जो फार्मूला है ना तुम्हारे पास, बस फार्मूला, एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला क्या जानते हो, तो हर जगह अप्लाई है ना। सर एस्केप वेलोसिटी मेरे को फार्मूला बता दो फिर से, हाँ जी लिखो, 2g मास बाई r। अभी प्लेनेट के लिए निकाल रहे हो ना, ये प्लेनेट के लिए निकाल रहे हो सर, प्लेनेट का मास, रेडियस भी किसका, प्लेनेट का, बस हो गया। 2g मास ऑफ प्लेनेट कितना दे रखा है, 9 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ, रेडियस कितना दे रखा है, 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। एक बात मैं पूछूं आपसे, 2 से तो 2 ये पहले कटेगा, तो देखो क्या 9/2 जी को उधर रहने दो, ठीक है ना, क्या ME/RE आ गया। अरे मेरे प्यारे दोस्त एक बात बताइए, GME/RE ऐसा कुछ आप जानते होते हैं क्या, कुछ भी, अगर नहीं जानते तो कुछ और भी बात करेंगे आपसे, ठीक है, क्या बात कर लूँ और दिखाते हैं। सिंपल सी बात, एक बात मैं तुमको कहता हूँ कि हमें इसका किसका कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी का, एस्केप वेलोसिटी का सिर्फ एक ही फार्मूला पता है ना, क्या, √2gm/r, मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ, है कि नहीं है। क्या आपको नहीं लगता है कि इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 11.2 है। क्या मुझे इसी फॉर्म में इस चीज़ को लाना चाहिए, तो आओ ना लेके लाते हैं इसको। देखो तो क्या इसमें रेडियस ऑफ अर्थ से ऊपर मल्टीप्लाई, नहीं रेडियस ऑफ अर्थ से क्यों करूँ, 2 से करना है, 2 से, क्योंकि 2 ही तो अननोन है ना, मतलब 2 अपने पास अभी है नहीं, क्योंकि GME/RE तो अपने पास है, 2 ऊपर चाहिए, एक 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, एक 2 से नीचे मल्टीप्लाई करो। तो ध्यान से देखोगे कि साहब इस पूरे वैल्यू की वैल्यू कितनी होती है, 11.2 के बराबर। तो देखो तो 9/4 इतना टाइम्स इतना, इस पूरे की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है 11 मतलब रूट अंडर में ही है ना, तो रूट अंडर, क्या इसको एस्केप वेलोसिटी मैं इस तरीके से एस्केप वेलोसिटी अर्थ का बोलूँ, 9/4, 9/4 का कितना 3/2 इंटू 11.2 क्या किलोमीटर पर सेकेंड, बस हो गया। तो 11 3 जा 33 और 33/2 मतलब 16 के अप्रॉक्स में कुछ आंसर आना चाहिए। चलो ऑप्शन अपन चेक कर लेते हैं, ये देखिए कितना अच्छा, कितना दूर दूर का आंसर दे रखा है भाई साहब, सीधा बी को ठोको आंसर, ठीक है ना। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। इतना क्या है, किलोमीटर पर सेकेंड, डन। चलो नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 25, ठीक है ना। ये इस पार्ट का आज इसको आखिरी क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है। सारे CDQ 25 क्वेश्चन आपके डिस्कशन हो गए हैं, अब इसके बाद अपन एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। देखो भाई लास्ट क्वेश्चन पे आ चुका हूँ, जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कमेंट करो, बहुत तुम लोग कंजूस आदमी हो, कम से कम अपने टीचर के लिए इतना तो कर दो। अब इतना भी नहीं करोगे तो मोटिवेशन मेरे अंदर भी कहाँ से आएगा बताओ। तुम्हें भी मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो मेरे को भी तो होती है। तुम लाइक कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है, वो देख के अच्छा लगता है, तो फिर अपन और अच्छा वीडियो बना लेते हैं, ठीक है ना। चलो देखो जो सीधा बात है एकदम फैक्ट बात बोलूँगा, कोई छिपा छिपाया बात नहीं है।
हाँ, तुम लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, लगता है तो इसलिए कह रहे हैं, इसलिए करो। तुमको डिस्कशन देख के अच्छा लगता है इसलिए मैं करता हूँ ना, तो तुम भी करो। 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखो। 25 में क्या बोला, 2 सैटेलाइट ऑफ मासेस m and 3m revolve around the earth in a circular orbit of r and 3r respectively। तो पहले कर लें, देखो ये तुम्हारा क्या है, अर्थ है, ठीक है ना। इस अर्थ के चारों बगल r डिस्टेंस पे, r1 डिस्टेंस पे एक सैटेलाइट है s1, ठीक है ना। अब ऐसे ही एक दूसरा सैटेलाइट है, इससे कितना, s2 सैटेलाइट है यहाँ पे r2 डिस्टेंस पे और ये सर्कुलर ऑर्बिट में से। डन, कोई दिक्कत नहीं है तो है, अच्छी बात है। आपसे पूछा है रेशियो ऑफ ऑर्बिटल स्पीड्स ऑफ द सैटेलाइट बताइए। मतलब इस दोनों सैटेलाइट की जो, देखो ये s1 s2 भाई साहब इधर v0 वेलोसिटी से जाएगा, ठीक है, तो v0 2 नंबर का है, s1 भी सैटेलाइट नंबर इधर जाएगा अपने ऑर्बिटल स्पीड से 1 नंबर का। तो आपसे ऑर्बिटल स्पीड का रेशियो पूछा है, तो v0, एक मिनट, v0 1 v0 नहीं है, ओ है, ओ से ऑर्बिटल होता है इसलिए 2, यही तो आपसे पूछा है। सर अगर ये पूछा तो सबसे पहले मेरे को क्या होना चाहिए पता, क्या ये सभी के सभी सैटेलाइट s1 s2 क्या अर्थ के चारों बगल चक्कर काट रहे हैं। सर कोई भी अगर सैटेलाइट अर्थ के चारों बगल चक्कर काटती है तो ये तो पहले ही हम अभी देख चुके ना पिछले वाले क्वेश्चन में, इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में, कि सर फार्मूला तो मेरे को ऑर्बिटल स्पीड का तो पता ही है, कितना होता है, √g मास ऑफ अर्थ अपॉन r। सर ये r क्या होता है, दिस r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द सैटेलाइट। डन ना। तो एक बात ध्यान से देखो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे। क्या g कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है दोनों सैटेलाइट के लिए, क्योंकि सैटेलाइट का मास थोड़ी ना लेना है, ऑर्बिटल स्पीड में तो मास धरती का लेना है। और मास भले यहाँ पे तुमको क्वेश्चन में m और 3m दोनों सैटेलाइट का अलग अलग दे रखा है तुमको कन्फ्यूज करने के लिए कि तुम गलती करो, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आपको गलती नहीं करना है। g और m क्या दोनों सैटेलाइट के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, बिल्कुल। So from this equation I can easily say what, कि V0 I can easily at what, V0 is directly proportional to 1 upon √r। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। तो जो भी ऑर्बिटल स्पीड का होगा वो रेडियस पे ही डिपेंड करेगा, जो भी उसका सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियाई होगा ना, बस उसी पर डिपेंड करेगा। तो डिपेंड करेगा तो करो, V01 अपॉन V02 का, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे अपन, देखो ध्यान से ध्यान से ध्यान से, 1 अपॉन √r1 1 अपॉन √r2। ध्यान से देखोगे तो क्या r2 लो, पूरा ही लो इसको, r2/r1। सर r2 कितना था, 3r, r1 कितना है, r कट गया, कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ से मैं V01/V02 इक्वल टू √3:1 लिख सकता हूँ। इस इज द करेक्ट आंसर। लो, सी इज़ द करेक्ट आंसर। सो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि ये सारा डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा होगा। और आज साल का आखिरी दिन है, मैं फिर से आपको एक बार आपको रिपीट कर दूं कि आपको वो गलती नहीं करनी है जो मिस्टेक्स आपने 2024 में करी है। 2025 कल से आ रहा है, नए नए रिजोल्यूशन लो, बढ़िया सा खुद के साथ एकदम प्रण लो, अपने आप से प्रॉमिस करो कि आने वाला साल को एकदम बढ़िया सक्सेसफुल साल ईयर अपने को बनाना है, ठीक है ना, बढ़िया। और बहुत मज़े में इंजॉय करना है, इंजॉय मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। जब पढ़ोगे अच्छे से तो इंजॉय भी करोगे, ठीक है ना। मेरे प्यारे दोस्त अच्छे से पढ़ाई करिए। टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।